नमस्कार। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि आईकेएस के बारे में हमें ओवरलुक लेना है। आईकेएस जो कि अभी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इंट्रोड्यूस किया है सभी यूजी एंड पीजी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम। क्या है ये आईकेएस? आईकेएस मीन्स इंडियन नॉलेज सिस्टम, या फिर आप यूं कह सकते हैं इंडिजियस नॉलेज सिस्टम। यह नॉलेज सिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी द्वारा डेवलप किया गया है जिसको हमेशा से साइंटिफिक नॉलेज ने अपोज किया है, जो कि आज की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में है। आईकेएस की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो आईकेएस एंशिएंट विजडम और साइंटिफिक परस्यूट को हमेशा जोड़े रखता है या बनाए रखता है। इसी तरीके से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऑफिस ने आईकेएस की जो परिभाषा दी है उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया है, जैसे एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड नॉलेज, मेडिसिनल नॉलेज बोल सकते हो आप। उसके बाद उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ फ्लॉकरीज इन द फॉर्म ऑफ उनका डांस, उनके सॉन्ग्स, उनका कल्चर, उनका हैंडीक्राफ्ट, आर्ट वर्क, सिम्बॉल्स और अदर इनोवेशंस हैं या अदर रिलेशंस है, ये सभी चीजें उन्होंने मेंशन की हैं। आईकेएस या नॉलेज सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसकी फाउंडेशन को जानना पड़ेगा। फाउंडेशन को जानने के लिए हमें ओवरलुक लेना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम नॉलेज लेते हैं तो इधर उधर से नॉलेज लेते हैं, जो कि एक पूरा नहीं होता है। किसी भी चीज को समझने के लिए हमेशा से उसकी नींव तक जाना होता है, या फाउंडेशन जितना मजबूत होगा आपके लिए वो चीज उतनी ही अच्छी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लंबी बिल्डिंग हमें खड़ा करनी है तो उसकी नींव जितनी गहरी होगी वो बिल्डिंग उतनी ही मजबूती से खड़ी होगी। भारत जो है एक ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर है। हालांकि ओल्डेस्ट कल्चर बहुत सारे हैं, जैसे हम इजिप्शियन कल्चर की बात कर सकते हैं, रोमन कल्चर की बात कर सकते हैं, इवन चाइनीज कल्चर की हम बात कर सकते हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसी चीजें प्रैक्टिस हुई है जिसकी वजह से वो ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर है। वैसे देखा जाए तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं, सबका अलग फूड है, अलग अटायर है, अलग वेदर है, अलग सब कुछ डिफरेंट होते हुए भी फिर भी कुछ चीजें वो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिसिंग की वजह से वो आज भी एक साथ जुड़े हुए हैं। भारत जो है अंदर और बाहर से बहुत डिस्ट्रैक्शन में है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, लेकिन फिर भी वो किस वजह से वो आज भी सरवाइव कर रहा है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें जो चीजों की वजह से वो सरवाइव कर रहा है और जो चीजों की प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए वो एक ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर कहलाता है। इसको जानने और समझने के लिए कई लोगों ने 14 विद्या स्थान या सोर्सेस के बारे में हमें बताया है कि वो अगर सोर्सेज या विद्या स्थानों की हम बात करते हैं या उनको हम पढ़ते हैं तो हम उसके फाउंडेशन तक पहुंच सकते हैं। वो 14 विद्या स्थान कौन कौन से हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। कुछ लोगों ने 18 विद्या स्थान भी बताए हैं, वो किस तरीके से बताए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसको समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि भारत में कभी भी स्पिरिचुअल नॉलेज और मटेरियलिस्टिक नॉलेज को बाइफरकेट नहीं किया है। क्योंकि ये दोनों हैंडी हैं जो कि साथ साथ में चलते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज और मटेरियलिस्टिक नॉलेज। बाकी अदर कंट्रीज की या कल्चर्स की बात करते हैं तो ये दोनों साफ साफ बाइफरकेशन दिखता है हमें। स्पिरिचुअल नॉलेज अलग होता है और मटेरियलिस्टिक नॉलेज अलग होता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि संस्कृत ग्रामर जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो टेक्स्ट्स हैं वो इस तरीके से लिखे हुए हैं कि जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें रियलाइजेशन होता है कि सबसे सुप्रीम कौन है। तो संस्कृत लैंग्वेज के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं या हमें रियलाइजेशन होता है सुप्रीम की तरफ कि कौन सबसे सुप्रीम है। इसी तरीके से हमें पता चलता है कि मटेरियलिस्टिक नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज जो है दोनों साथ साथ चलते हैं।
आइए हम उन 14 स्थानों की या विद्या स्थानों की चर्चा करते हैं जो कि भारतीय कल्चर और सभ्यता की फाउंडेशन तक हमें पहुंचाएगा। पहला है अंगादि, जिसे आप वेदांग भी कह सकते हैं, नाम सुना होगा, जिसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि वेदांग 6 हैं। दूसरा हम बात करते हैं वेदास की। वेद हमारे पास 4 हैं, 4 और 6 हो गए हैं 10। 11 हम पुराणास की बात करेंगे। 12वां जो भाग आएगा वो धर्मशास्त्र के बाद आएगा 13 मीमांसा, और 14 जो है आखिरी वो है न्याय और विस्तर। तो ये 14 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वेदास की बात करते हैं। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम या फाउंडेशन का बेस है वो है वेदास। वेद ही ज्ञान है और ज्ञान ही वेद है। तो इस तरीके से वेद की जब हम बात करेंगे तो वेद किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा लिखा नहीं गया था। ये पुराने समय में जब ऋषि मुनि हिमालय में जाते थे मेडिटेशन के लिए या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें टाइम टाइम पर रिलेवेशन होता था। तो उस रिलेवेशन को वो अपने शिष्यों को देते थे और बाद में इस तरीके से वो ज्ञान शिष्यों को मिलता था और शिष्यों को भी कई बार रिलेवेशंस होते थे। तो ये रिलेवेशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होते गए, और जब प्रिजर्व करने की बात आई तो फिर वेद व्यास ने रिटर्न फॉर्म में वेदास को हमारे सामने रखा। ये टोटल 4 वेद हैं। सबसे पहला जो ओल्डेस्ट वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है पद्य के रूप में लिखा गया है, यानी पोएट्री के रूप में लिखा गया है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमेशा पद्य हमें मिलते हैं, यानी प्रोज हैं, प्रोज के रूप में है लिखा गया है। दूसरा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर सारे मंत्र, सॉन्ग ये सब मेंशन किए गए हैं। और चौथा जो सामवेद है, सामवेद के अंदर ये तीनों वेदों के मंत्र हैं या फिर उनका सार है। तो इस तरीके से ये 4 वेद हैं हमारे पास, 4 हो गए। अब हम बात करते हैं अंगादि की, जो फर्स्ट था। उसके 4 भाग किए गए हैं, 6 भाग किए गए हैं। 6 भागों में है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 भागों को जब तक हम नहीं जानेंगे तो तब तक हम वेदास को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए वेदास को समझने के लिए हमें अंगादि को समझना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं, ये 6 और 4 10 हो गए हैं। 11 की हम बात करते हैं पुराणास। पुराणास में जैसे नाम से ही पता चल रहा है पुराणास यानी पुराने से नया। इसके साथ इतिहास को भी साथ साथ में चलाते हैं, क्योंकि जो भी बीत चुका है वो इतिहास में आ गया है और उसके साथ क्या क्या हमारे एडिशन होते गए हैं वो इसके अंदर मेंशन होते गए। तो जैसे पुराणास की बात करते तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे भगवत पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, या फिर गरुड़ पुराण जो तो बहुत फेमस है, गरुड़ पुराण की बात करेंगे। इस तरीके से पुराणास जो है, पुराना इतिहास और पुराणास हमेशा साथ साथ में चलते हैं। पुराना और नया वो हमें बताया जाता है। धर्मशास्त्र की बात करते तो वो एक लॉ बुक हुआ करती थी, या इस यहाँ पे रूल फॉर्मुलेशन होते थे। इनको स्मृति भी कहा जाता है। ये रिटर्न फॉर्म में है, इसीलिए हम इनको याद कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें स्मृति कहा जाता है। इसके बाद मीमांसा एंड न्याय विस्तर, जो भी बहुत अच्छे ग्रंथ है जिनमें बहुत ही नॉलेजेबल चीजें हैं। इस तरीके से ये 14 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। पहले हमने बात की थी कि कुछ लोगों ने इनको 18 भागों में भी डिवाइड किया है। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी वेदास थे उनके उपवेदास को भी शामिल कर लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेदा, आयुर्वेद में पूरा मेडिकल साइंस है, मेडिसिनल साइंस है। दूसरा धनुर्वेदा, जिसके अंदर पूरी वॉर टेक्निक्स और वेपन्स के बारे में बताया गया है। फिर तीसरा है गंधर्व वेदा, जिसके अंदर आर्ट फॉर्म या 64 कलाएं जो है हमारी उनको डिस्कस किया गया है। फिर अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में राजनीति और इकोनॉमिक्स की बात की गई है। उसके बाद एक और है स्थापत्य वेद, जिसकी बात करते हैं तो उसके अंदर पूरा टाउन प्लानिंग और पूरा स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था
इतना सब कुछ उन्होंने बताया है। इस तरीके से 14 और 18 विद्यास्थान मैंने आपको बताए हैं। देखिए कितना वास्ट और कितना सारा नॉलेज है हमारे पास लेने के लिए, लेकिन अंग्रेज आके हमें क्या सिखा के गए हैं। तो मैं एक बहुत ही प्राउड फील करती हूँ अपने आप को कि इस ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर का हिस्सा हूँ, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा हूँ, और इसके फाउंडेशन के बारे में जानने का मुझे मौका मिला। और मुझे लगता है आपको भी बहुत ही प्राउड फील होता होगा यहाँ का हिस्सा होते हुए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि आईकेएस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और कब इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।